हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से कंडक्शन या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वेरी करती है विद द डिल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पास इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो इस टॉपिक को फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या हमने पढ़ा था कि जितने भी गिवन सोल्यूशन के इनसाइड आयंस है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, उसके आयंस की जितनी कंडक्टिंग पावर है उसे हम नाम क्या देते हैं, कंडक्टेंस का। ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर उसको नाम हमने क्या दिया था, कंडक्टिविटी का। तो दोनों में क्या रिलेशन था, हमारी पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था ना। तो दोनों में रिलेशन था अबाउट द वॉल्यूम। हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस में टर्म क्या दे देते हैं कि इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। उसमें बात वॉल्यूम की साथ में की जाती है। जब हम इसमें ये सारा का सारा हमारा क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, वेदर स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस प्रेजेंट थे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मान लेते हैं 10, 15, 20 जितने भी आयंस प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इसमें डाल दिया पानी। डिल्यूशन का मीनिंग ही ये होता है कि हमने उसमें क्या डाल देना है, पानी। पानी डालने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेट अब वॉल्यूम इतना हो गया, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है, हमने सिर्फ क्या किया है, उसमें पानी ऐड कर दिया। तो जो पहले हमारे पास 10 या 15 आयंस थे जो इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट थे, अब वो इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। लेट पहले हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयन प्रेजेंट थे। ठीक है, जब वॉल्यूम कम था, जब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट था, पानी बहुत कम मात्रा में था। डिल्यूशन के दौरान हमने इसमें क्या किया, पानी ऐड कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वही आयन जो इतने में प्रेजेंट थे वो दूर दूर हो गए। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस की जो संख्या थी वो कम हो जाएगी। पहले मान लेते हैं 4 थी, अब ये दूर दूर हो गई, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। लेट फिर कितने रह गए, 2। कंडक्ट किसने करना है, आयन ने। अब जब आयन ही पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो गए तो रिजल्ट क्या होगा, कंडक्टिविटी या कंडक्शन उनका कम हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका सिंबल हमने क्या यूज किया था, कप। दिस इज विद डिल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, कंडक्टेंस विद डिल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है, आयंस उतने ही है, आयन के बीच में क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। पहले ये आयन जो एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट थे, उनमें ओब्वियस है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर थी। लेकिन जैसे ही आपने डिल्यूशन किया, रिजल्ट क्या आया कि वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में पानी आ गया, तो वो एक दूसरे से दूर हो गए। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, मूवमेंट उनमें ज्यादा हो गया, वो इजीली भाग सकते हैं। वैसे भी आपको पता है जो पानी होता है उसमें एक
फोर्स होती है जिसको हम कहते होते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर में वो सबसे ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 81 उसकी वैल्यू रेफर की जाती है। उसका काम क्या होता है कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है उसको ब्रेकअप करना, मींस आयन को एक दूसरे से दूर करना। तो डिल्यूशन करने पर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रीजन हम क्या दे रहे हैं कि आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम क्या कह रहे हैं कि डिल्यूशन के साथ डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या किया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया जिसके कारण पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस की संख्या ही कम हो गई, कैरी करने वाले लोगों की संख्या ही कम हो गई। तो ऑब्वियस है कैसे कैरी करेंगे, मींस उनकी कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपने माइंड में रखनी है। कंडक्टेंस विद डिल्यूशन इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रही है अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हमने क्या रेफर किया था, लैम्डा एम, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसे हम लैम्डा ई या ई क्यू, दोनों में से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हाउ दे वेरी विद द डिल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। हमने हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, पिछली वीडियो में भी हमने किया, कैपा के साथ इसका रिलेशन किया था, इनटू 1000 ओवर मोलैरिटी या सी रिप्रेजेंट किया था हमने टर्म, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैपा इंटू 1000 अपॉन सी, और वो सी किसके लिए था, फॉर नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, और यहां पर क्या थे, मोल्स। ठीक है, एक सिंपल उसके लिए एक्सप्रेशन भी हमने रेफर किया था लाइक दिस, वॉल्यूम, कैपा इंटू वॉल्यूम, बाद में ही वॉल्यूम की जगह पर हमने इनको पुट किया था। अब हमारे पास क्या रेफर कर रहे हैं, विद डिल्यूशन कापा जो होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है कैपा डिक्रीज होता है। और वॉल्यूम, अब जब मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो साथ में हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी तो बताना होगा कि वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। ऑब्वियस है, आपने डिल्यूशन इंक्रीज किया है, मतलब पानी डाला है, पानी डालने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो कैपा डिक्रीज विद डिल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज विद डिल्यूशन। अब ये या सेकंड वन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वन इज के, सेकंड इज वी, वॉल्यूम। एक फैक्टर विद डिल्यूशन डिक्रीज हो रहा है और दूसरा फैक्टर विद डिल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम किसकी सुने, किसकी माने कि कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि ये विद डिल्यूशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज। उसके लिए ऑब्वियस है हम चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस क्या कहती हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। एक्सपेरिमेंट सेज दैट कि जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो डिपेंड तो दोनों पर कर रही है, लेकिन हाईली डिपेंडेंट या डोमिनेंट फैक्टर दोनों में से कौन सा है, दैट इज वॉल्यूम। ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम जैसे चलेगा मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी वैसे ही एक्सप्रेशन देगी। तो वॉल्यूम हमने क्या कहा, विद डिल्यूशन इंक्रीज होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन इंक्रीज होगी। क्लियर, मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन इंक्रीज होगी, वाई, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज आल्सो इंक्रीज, क्योंकि उसकी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस सेड व्हाट, डोमिनेंट फैक्टर इज वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर विद डिल्यूशन इंक्रीज होता है
तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये आपने माइंड में रखना है। हमारे पास थोड़ा सा जो हमने पिछले पेज पर किया उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। डिल्यूशन का इफेक्ट हम मेंशन कर रहे थे। तो डिल्यूशन के लिए हमने क्या मेंशन किया कि जो कंडक्शन है उसके लिए मैंने सी सिंबल यूज किया था, आपके माइंड में होगा। तो जो कंडक्शन है विद डिल्यूशन इंक्रीज होता है और जो कापा स्पेसिफिक कंडक्शन है विद डिल्यूशन डिक्रीज होता है। अब माइंड में आ गया आपके कि ये तीनों कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीनों तो डिल्यूशन बढ़ाने से इंक्रीज हुई। रीजन भी दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच के डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे। रिजल्ट वो एक दूसरे से दूर मूव कर सकते हैं। जितना वो इजीली मूव करेंगे, जितनी उनमें ईज होगी मूव करने की ज्यादा, उतनी उनमें कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसलिए ये कंडक्शन विद डिल्यूशन इंक्रीज होता है। इन केसेस में हमने क्या कहा कि ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम के ऊपर। बट मेन डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? वॉल्यूम के ऊपर। जितना इनमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी हमारे पास मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट अबाउट दिस वन, ये आपके पास मेनली एग्जाम, वेदर वो कम्पिटिटिव एग्जाम है या बेसिक एग्जाम है, दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो इसको जरूर माइंड में रखना कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है विद डिल्यूशन डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या रेफर किया था कि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस जिसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है उनकी संख्या जो है वो डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। अब बताओ, जब नंबर ही उनकी डिक्रीज हो गए तो वो कैरी कैसे करेंगी, है ना? तो इसीलिए कैपा जो है वो डिक्रीज होगा। समझ आई? दीज आर द 4 कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करती हैं विद द डिल्यूशन, वो आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे या होते हैं, है ना? दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग साल्ट, कुछ भी हो सकता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वीक एसिड, वीक बेस या फिर वीक साल्ट, कोई भी वीक साल्ट हो सकता है। This is weak salt and this is weak base. वीक एसिड, वीक बेस, वीक साल्ट, कोई भी हम इसकी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस हो जाएंगे। इट मीन्स उसमें डीओडी क्या होता था? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? 100%। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो सारे ही इनटू आयंस इजिली ब्रेक कर जाते हैं। उसमें डीओडी इन शॉर्ट हम रेफर करते हैं, डीओडी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है ना? लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते। दे आर नेवर कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ये आपने माइंड में रखना है। दे आर पार्शली डिसोसिएट।
तो उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 100% नहीं होती। इट मीन्स इसमें आयंस की संख्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हाई होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ज्यादा शो करेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंडक्टेंस कम शो करेंगे। ये हमने माइंड में रखना है। हमारा जो मेन क्वेश्चन फॉर बेसिक एग्जाम पूछा जाता है दैट इज हाउ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद द कंसंट्रेशन। किस तरह से स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जिसको हमने लैम्डा एम कहा था ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद डिल्यूशन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जो हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, ये नॉर्मली जब भी आपसे पूछा जाता है इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो ग्राफ की बात जरूर की जाती है, तो इसके ग्राफ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में विद डिल्यूशन मोलर कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करती है हम उसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस होती है उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। ये ग्राफिकल इक्वेशन है, ये किस तरह से बनी है वो भी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। तो डिबाई-हक्कल-ओएंसर इक्वेशन नाम याद करना है। डिबाई-हक्कल-ओएंसर इक्वेशन ने हमें बताया कि हाउ विद द कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस वेरी करती है। तो उसने हमारे पास क्या टर्म रेफर की है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। जो ऊपर हमने सी रेफर किया उसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका मतलब है। थोड़ा सा पहले हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी स्क्वायर रूट सी। ठीक है, ये इसने इक्वेशन दी थी। इसमें से इसको हम कंपेयर करते हैं विद अवर ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। तो क्या इसने मेंशन किया कि ऑन द y एक्सिस, हम ग्राफ बना लेते हैं पहले। ऑन द y एक्सिस हमने ले लेने हैं लैम्डा m जिसकी वेरिएशन विद कंसंट्रेशन हम चेक करनी है। x के ऊपर हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट c लैम्डा m स्क्वायर रूट c। ये m क्या होता है, दैट इज स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट की गई है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, लाइक दिस नहीं जाएगी, लाइक दिस जाएगी, है ना। तो नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए। अब वो स्लोप इस तरह से भी आ सकती है, लाइक दिस, लेकिन इसमें जो स्लोप बनती है, लेट सपोज आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, KCl ले लिया, तो उसके लिए जो स्लोप बन रही है ये आपको रिप्रेजेंट भी किया गया है। स्लोप कैसी बन रही है, दैट इज लाइक दिस। देखिए जो स्लोप है वो बिल्कुल कम है। चेक कर लेते हैं, लिटल, कितने का चेंज आता है, बहुत ही लिटल। अदरवाइज स्लोप इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते होते, कंप्लीटली इंक्लाइंड। यहां पर जो स्लोप आई है वो नेगेटिव है, लेकिन उसमें विद कंसंट्रेशन जो चेंज है वो बहुत ही कम है। द रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए हमने क्या किया कि वो
पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। पॉजिटिव कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम नेगेटिव। डीओडी उसमें हमने क्या किया था, 100% है। तो अगर आप इसमें डिल्यूशन इंक्रीज करते हो, एक बात और यहां पर माइंड में रखना, इस तरफ हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना। डिल्यूशन कहां है, इस तरफ है, नहीं, दैट इज बैकवर्ड। इस तरफ तो हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज होना मीन्स डिल्यूशन कम होना, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी। हमने क्या टर्म करनी है कि डिल्यूशन का क्या इफेक्ट है। तो डिल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, मीन्स आप लेफ्ट साइड जाओगे। आपने जो ग्राफ देखना है, जो हमने बनाया है, उसको किस तरह से देखना है, लाइक दिस, बैकवर्ड जाते हुए चेक करना है। तो यहां पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि जब आप लेफ्ट को जा रहे हो, जब आप डिल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, तो जो इसकी कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टेंस है, उसमें लिटल चेंज आ रहा है, लिटल इंक्रीज हो रही है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। उसका रीजन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइंड में क्या रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयंस की संख्या, वेदर आप यहां पर सपोज कर रहे हो या यहां पर सपोज कर रहे हो, आयंस की संख्या उसमें हमेशा सेम रहेगी। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट आपका वेदर दिस पॉइंट है, दिस किसी भी पॉइंट पर ले रहे हो, किसी भी कंसंट्रेशन पर ले रहे हो, वो पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाएगा, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा एंड दे आर इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगी। तो ये फैक्टर तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा। यहां पर सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है कि जब हमने डिल्यूशन इंक्रीज किया तो जो आयंस है उनके बीच का डिस्टेंस अगर पहले इतना था तो डिल्यूशन के बाद दैट डिस्टेंस बिकम दिस वन, इतना हो गया। तो उनके आपस में अटैच होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई। दे कैन इजीली मूव, वो आरामदारी से इजीली फास्टली मूव करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा, उनकी कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये दोनों फैक्टर इंक्रीज होते तो ऑब्वियस है विद डिल्यूशन यहां पर बहुत ज्यादा आपको इंक्रीजमेंट दिखता, लेकिन एक फैक्टर तो कांस्टेंट ही हो गया, ये तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा। सिर्फ अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है, उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो डिल्यूशन ने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया, कंडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ये हमने माइंड में रखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रोड है, सिंपल सिंगल लाइन, व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम इसको डबल लाइन कर दें, देखते हैं ना, अब गवर्नमेंट ने डबल लाइन कर दी है, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर 4 लाइन है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो गए। इजीली वन पर्सन मूविंग दिस साइड एंड अदर व्हीकल्स आर मूविंग फ्रॉम द अदर साइड्स। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से मूवमेंट इंक्रीज हो गया, उनमें अट्रैक्शन, उनमें कोलिजन के चांसेस कम हो गए, मींस कंडक्शन उनमें इंक्रीज हो गई। यहां पर डेल्टा स्क्वायर रूट सी की बात हमने कर ली, लैम्डा एम की बात कर ली। अब ये टर्म क्या है, इस कर्व को ध्यान से देखें। हम इस तरफ जाते हुए डिल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं और पहुंच गए धीरे धीरे करते हुए एट दिस पॉइंट। यहां पर क्या है, डिल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अगर डिल्यूशन ही समझ आ रहा है, कंसंट्रेशन ले लो, यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन बिकम 0। इट मीन्स डिल्यूशन क्या हो गया, मैक्सिमम।
है ना। कंसंट्रेशन और डिल्यूशन आर इनवर्सली टू ईच अदर। कंसंट्रेशन किसी जगह पर अगर इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज हुई तो डिल्यूशन डिक्रीज होगा, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो डिल्यूशन इंक्रीज होगा, है ना। तो ऐसे रेफर करते हैं इसको, हम सेइंग डिल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और अब कंसंट्रेशन की वैल्यू में 0 पुट कर देती हूँ। 1/0 इज व्हाट? यस, इनफाइनाइट। तो ये जो पॉइंट आपके पास है, ये भी माइंड में रखो कि ये जस्ट एक थ्योरेटिकल टर्म है। प्रैक्टिकली अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 0 हो गई तो रह क्या गया? सिर्फ पानी। और सिर्फ पानी के लिए थोड़े ना हम कोई कर्व बनाएंगे इस तरह से। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये चीज एक्चुअल में लाई नहीं करती, बट हम रेफर करें कि इफ इट इज पॉसिबल देन यहां पर आपको क्या मिलेगा? लैम्डा एम इंफिनिटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। जब कंसंट्रेशन 0 है, या आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 0 है, बिकॉज यहां पर हमने टर्म क्या ली है? स्क्वायर रूट c। ये हमारे पास क्या होता है? इंटरसेप्ट। c इंटरसेप्ट मीन्स जहां पर दिस टच y एक्सिस। तो ये आपको एक्सप्रेशन समझ आया, दैट इज डिबाई-हक्केल-वाइन्सर इक्वेशन, दैट इज लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट माइनस b स्क्वायर रूट c। दिस b इज व्हाट? इस इक्वेशन का कांस्टेंट है जो स्लोप के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। हमारी स्लोप क्या आई है इस केस में? नेगेटिव। दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने अभी पढ़ा। दिस इज ओएंसर इक्वेशन। ओएंसर इक्वेशन के बाद आपके पास उन्होंने क्या रेफर किया है? इसको लैम्डा एम इंफिनिटी को लैम्डा नोट, इस 0 को हम क्या बोलते हैं? नोट, लैम्डा नोट इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा नोट एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और एक टर्म और जो आपने माइंड में रखनी है कि ये जो अभी हमने इक्वेशन फॉलो की है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। ये भी माइंड में रखना कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होती है, वीक के लिए ये इक्वेशन फॉलो आपने नहीं करनी। सेकेंडली, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई तब होगी व्हेन कंसंट्रेशन लो है। हाई कंसंट्रेशन के ऊपर इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। जब हमने इसको प्लॉट किया तो वी गेट लीनियर ग्राफ एट लो कंसंट्रेशन। लीनियर ग्राफ हमारे पास बनेगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा है इट इज नॉट लीनियर एट हायर कंसंट्रेशन। इस बात को भी हमने माइंड में रखना है। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास कहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस विद डिल्यूशन बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं सोल्यूशन में। सो नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट। तो आयंस की संख्या तो कांस्टेंट ही होगी। हायर कंसंट्रेशन के ऊपर ग्रेटर इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन, मतलब पहले वाला फैक्टर तो कांस्टेंट ही है, आयंस की संख्या कांस्टेंट होगी। दूसरा जो फैक्टर डिसाइड करता है वो था उनके बीच का अट्रैक्शन। तो जब हायर कंसंट्रेशन है तो उनमें क्या होगा? ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सो मोशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। बट जब आप डिल्यूशन इंक्रीज करते हो, कंसंट्रेशन को कम करते हो, डिल्यूशन को इंक्रीज करते हो, तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। डोंट कंफ्यूज, इजीली आपको समझ आ रहा है। पहले डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन कम हुआ, मूवमेंट बढ़ गया, जिसके कारण वो भाग रहे हैं, और किसको लेकर भाग रही है? करंट को। तो कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इट बिकम मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसको हमने वेदर लैम्डा नोट एम लिखना है या लैम्डा इंफिनिटी एम से रिप्रेजेंट करना है। एक और टर्म हमारे पास जो मेंशन कर रही है कि ये लाइन जो हमने ड्रा की थी ये किसके लिए की थी? KCl के लिए।
लेट एनी अदर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दे दिया जाए, जैसे कि हमारे पास पीछे आपने देखा HCl दिया था। तो HCl के लिए हमारे पास जो लीनियर ग्राफ बन रहा है वो इससे अब बन रहा है, मीन्स उसमें मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी। KCl के कंपैरिजन HCl में मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी। क्यों हाई होगी, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर दोनों में आयंस तो ओवियस है सी में, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो सेकंड फैक्टर हमारा क्या था? मोबाइलिटी। मोबाइलिटी H की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ K बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज के कारण H ज्यादा मूवेबल कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ K। Cl तो दोनों में सेम ही था, तो इसीलिए HCl इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी इन कंपैरिजन ऑफ KCl में मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वेरी कर रही है विद डिल्यूशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन चेंज होती है, किस तरह से वो अपना बिहेवियर शो करती है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या कहा था कि DOD कभी भी 100% नहीं होती। तो जब कंसंट्रेशन हाई होगी तो उनमें आयंस की संख्या जो होगी वो कम होगी। ये सिंबल क्लियर है, संख्या कम होगी। डिल्यूशन पर आयंस की संख्या इंक्रीज हो गई। एज वेल एज जब आपने डिल्यूशन इंक्रीज किया तो इनके बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो गया? डिल्यूशन, पानी आ गया उसके अंदर, तो उनके बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। अट्रैक्शन, बताओ अट्रैक्शन क्या होगा? अब दूर दूर है तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? कंडक्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो डिल्यूशन के कारण एक तो आयन इंक्रीज हो गए, एक जो हमें चाहिए था उनका अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण उनमें मोबाइलिटी इंक्रीज हुई है। तो दोनों फैक्टर ही हमारे पास पॉजिटिव हैं। जितना भागेंगे उतना करंट को लेकर जाएंगे, कंडक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो आयंस भी इंक्रीज हो रही हैं डिल्यूशन के साथ, मोबाइलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उसमें कहा था बहुत कम, साथ ही पड़ा है ग्राफ, आपके माइंड में आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं हम। यहां पर लैम्डा m और यहां पर स्क्वायर रूट c, ठीक है। तो इसमें ग्राफ किस तरह का बन रहा है? यहां से कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हुई, इस तरह से जाते जाते कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद का देख रहे हो आप किस तरह से हो रहा है, एकदम से ही यहां पर पहुंचकर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। कंसंट्रेशन जब हाई थी इलेक्ट्रोलाइट की, या आप कह लो सिंपल एक टर्म रेफर करें हम, इस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हम बात कर रहे हैं डिल्यूशन की, तो हमारे पास इस तरफ जाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो डिल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो रही है, ज्यादा चेंज आ रही है। ज्यादा चेंज क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो इसको डिसाइड करने वाले दोनों फैक्टर थे, दोनों ही इंक्रीजिंग हैं। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कर्व हमने किसके लिए दिखाई है? CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहां पर लैम्डा m इंफिनिटी
नहीं होता, आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमारे पास क्या टर्म दे रही हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट लेसर एक्सटेंड में होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जब आप डिल्यूशन इंक्रीज करते हो तो उसमें कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएशन होगी, क्योंकि ज्यादा मोबाइलिटी होगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि कम अट्रैक्शन होगा। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस shows a large variation with dilution. Weak electrolyte does not reach the limiting value. ठीक है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज बाय द आवर न्यू लॉ दैट इज कोलराश लॉ, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको, ये जो हमने टॉपिक किया, इसको आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको रेफर कर दिया, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, तो उसकी कर्व किस तरह से बनेगी? उसकी कर्व बन गई, मैं ये आंसर बता देती हूँ, ये वाली, इससे ऊपर। वाई? बिकॉज एसिटिक एसिड के कंपैरिजन जो फॉर्मिक एसिड होता है वो कम वीक है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसमें कंडक्शन ज्यादा होगा, मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी। इसी तरह से घुमा फिरा कर आपसे नीट में, IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को बड़ी ही बारीकी से समझना है, करना है, एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद द कोलराश लॉ। टिल देन, बाय बाय।